हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका जो चैप्टर 10th है, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। ये इसका पार्ट 2 है, इसे कट करके यहाँ पे पार्ट 2 लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 है, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। पार्ट 1 में भी करवाए गए हैं तो उन्हें देख लीजिए फटाफट, नहीं देखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने हमारा ये फर्स्ट एमसीक्यू है। आप सभी को साथ साथ क्या करना है, आंसर अटेम्प्ट करने, इतना काम आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो सबसे पहले सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या इसका जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है। ठीक है, तो जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है कि एक तो जो सरकार है उसकी देयता उत्पन्न होती है, यानी कि अगर सरकार क्या कर रही है, लोन वगैरह ले रही है तो देयता उत्पन्न हुई क्योंकि उसे वापस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, जो भी उद्यम वगैरह हैं उनमें जो शेयर है उनकी बिक्री कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, परिसंपत्तियां कम हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है पूंजीगत प्राप्ति में दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो देयता उत्पन्न होती है, दूसरी परिसंपत्तियां कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है ऋणों की वसूली, दूसरा है उधार। पूछा गया कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होंगी इनमें से। तो ऋणों की वसूली का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सरकार ने किसी को ऋण दे रखा और उसको वसूल करेगी, नहीं। यहाँ पर ये है कि सरकार ने किसी से ऋण ले रखा है और सरकार उसे क्या करेगी, वापस चुकाएगी। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि ऋण लिया है तो देना पड़ेगा, यानी कि सरकार की जो देयता उत्पन्न हुई थी उसका मतलब ही यही है कि ऋण लिया है, लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा सरकार को। दूसरा देखिए उधार, उधार भी वही है ना, अगर लोन लेंगे तो वापस करना पड़ेगा। तीसरा देखिए विनिवेश, विनिवेश का मतलब यहाँ पर होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो सरकारी उद्यम वगैरह होते हैं उन्हें बेचा जाता है, विनिवेश किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो इससे क्या हो रही है, परिसंपत्तियां कम हो रही हैं। तो जैसा कि हमने इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के सेकंड वाले में देखा था कि परिसंपत्तियां कम होती हैं, तो ये वाला भी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा 4 ठीक हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, पूछा गया है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमने पूंजीगत प्राप्तियां देखी थी, ये हमें पूंजीगत व्यय कहा गया। अब पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट लेकर चलना है। जो पूंजीगत प्राप्तियां थी उसमें दो चीजें थी, पहला क्या था, सरकार की देयता उत्पन्न होती है, तो पूंजीगत व्यय में क्या होता है, पूंजीगत व्यय में सरकार की देयता कम होती है, उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों से बिल्कुल अपोजिट क्या है, पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत प्राप्तियों का दूसरे वाला क्या था, परिसंपत्तियां कम होती है। तो पूंजीगत व्यय में क्या हो जाएगा कि जो परिसंपत्ति है उनका निर्माण होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होगा। अब यहीं पर पूछा गया कि पूंजीगत व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जिसके द्वारा, ऑप्शन देखते हैं, पहला है संपत्ति में वृद्धि हुई है, तो संपत्ति यानी कि परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, उनका निर्माण होता है, तो बिल्कुल ठीक है ये बात यहाँ पर हमारी। सेकंड देखिए, देनदारियाँ कम हो जाती है, यानी कि जो देता है या फिर देनदारियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो देनदारी या फिर देता किस प्रकार से कम होती है, सरकार के द्वारा जो ऋण है उसकी वापसी से उसकी जो देयता है वो कम हो जाती है, तो पूंजीगत व्यय यानी कि सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है पूंजीगत रूप से। और जो परिसंपत्तियों का निर्माण कैसे होता है, अगर सरकार क्या कर रही है, किसी भी घरेलू या बहुराष्ट्रीय जो निगम वगैरह है उनमें शेयर खरीदती है, तो उससे क्या, सरकार के पास कोई ना कोई परिसंपत्ति तो इकट्ठी हो रही है ना, तो ये ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर घाटा बजट, इसे थोड़ा सा अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पर ये होता है बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है, तो कौन सी स्थिति को संदर्भित करता है, पहला ऑप्शन है इसकी बजट प्राप्तियों से कम, दूसरा है इसके बजट प्राप्तियों से अधिक, तीसरा है इसका बजट प्राप्तियों के बराबर, और चौथा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकंड वाला ठीक। कैसे होगा सेकंड वाला ठीक, क्योंकि जो बजट घाटा होता है उसमें क्या होता है, जितनी सरकार के द्वारा, सरकार का जो बजट होता है उसमें सरकार के द्वारा जितना व्यय किया जाता है वो ज़्यादा होता है, किससे, उसकी प्राप्तियों से। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि जो प्राप्ति है उससे अधिक होता है बजट,
यानी कि जो बजट में से व्यय किया गया है वो अधिक होता है प्राप्तियों से। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप सभी घर में क्या करते हो, आप घर में भी तो बजट होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि हमने इस महीने में इतना व्यय किया है और इतनी प्राप्तियाँ की है, यानी कि इतना हमने खर्च किया है, व्यय मतलब यही हो गया, और इतना सामान हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है बजट, बेसिकली बात है। तो घर में भी क्या होता है, कभी आपका बजट क्या होता है, ढीला हो जाता है, यानी कि बजट बहुत ज़्यादा हाइप चला जाता है आपका। इसका मतलब होता क्या है कि आपने व्यय बहुत ज़्यादा कर देते हो इनकम से ज़्यादा, और जो प्राप्तियाँ हुई हैं वो बहुत कम होती हैं, ऐसा भी तो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर सरकार की कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे इसका नाम ही है बजट घाटा, यानी कि बजट में घाटा हुआ है। घाटा कब होता है, जब हम खर्च ज़्यादा करते हैं और प्राप्तियाँ कम होती है, वही हम सरकार से लेकर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा इक्वल टू। यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। राजकोषीय जो घाटा होता है आपका बजट घाटा के अंदर ही आता है राजकोषीय घाटा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पहला यहाँ पर देखिए कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ। तो यही आपका ठीक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, कुल व्यय माइनस में उधार के अलावा जितनी प्राप्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से बजट में घाटे को वित्त पोषित किया जा सकता है। यानी कि जो बजट घाटा हो जाता है, यानी कि हमें नुकसान हो जाता है सरकार को, जब सरकार व्यय ज़्यादा कर देती है और प्राप्तियाँ कम होती हैं, तो उस टाइम पर किस तरीके से वो क्या है सिचुएशन को ठीक कर सकती है गवर्नमेंट। तो यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आरबीआई से उधार लेना, दूसरा है जनता से उधार लेना, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ना तो ए और ना ही बी। तो अगर हम देखें बजट घाटा को ठीक करने के लिए तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, एक तो ये जरिया होता है उसके पास। दूसरा वो क्या है, जनता से उधार लेती है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, देयता उत्पन्न होती है, यानी कि उधार लिया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा ना सरकार को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके साथ साथ वो क्या करती है, विनिवेश भी करती है। विनिवेश यानी कि जो सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उन्हें क्या कर देती है, उन्हें बेच देती है, उनकी बिक्री कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से परिसंपत्तियाँ कम होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके 3, और ये यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये थर्ड वाला ठीक होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे का निहितार्थ है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे का निहितार्थ, राजकोषीय घाटा भी वही होता है जब कुल जो व्यय होता है उस पर सरकार की कुल प्राप्तियों की अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला दे रखा है भीड़ बाहर, यहाँ पर भीड़ बाहर ना होकर यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिए, क्राउडिंग आउट होगा। ठीक है, जो क्राउडिंग आउट होता है उसमें क्या होता है, जब राजकोषीय घाटा उच्च होता है, ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो कुल निवेश होता है उसका स्तर काफ़ी कम हो जाता है, उसको ही क्राउडिंग आउट कहा जाता है। और ऐसा क्या है, सरकार के द्वारा जब लोन दिया जाता है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक। सेकंड देख लेते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का जो जाल है वो भी बन जाता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है जब सरकार के द्वारा क्या होता है, आरबीआई से लोन लिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मनी पहुँच जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी वस्तुओं की, सिंपल सी बात है। तो मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है, यानी कि जो राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा है तो जनता का विश्वास सरकार से हटता चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सभी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बजट संतुलित होता है जब। तो बजट संतुलित कब होगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कुल व्यय इक्वल टू कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ये। सेकंड है कुल व्यय जब क्या होता है, कम होता है कुल प्राप्तियों से। तीसरा यहाँ पर कुल व्यय ज़्यादा होता है कुल प्राप्तियों से। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बजट कब संतुलित होता है, हमने देखा जब सरकार का व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियाँ कम होती है, तो वो क्या हो जाता है, बजट जो है वो बजट घाटा कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब व्यय और प्राप्तियाँ इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या, जितना व्यय किया गया है उतनी ही प्राप्तियाँ हुई हैं, तो इसका मतलब क्या, जो बजट है वो संतुलित होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है अधिशेष बजट वह बजट है। तो अधिशेष बजट कौन सा बजट होता है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है, इनके बीच में आएगा और इनके बीच में ये वाला साइन आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है सरकार का अनुमानित राजस्व बराबर है सरकार का अनुमानित व्यय।
दूसरा यहाँ पर सरकार का अनुमानित राजस्व कम है सरकार का अनुमानित वैसे। तीसरा सरकार का अनुमानित राजस्व ज़्यादा है सरकार के अनुमानित वैसे। तो तीसरा वाला हमारा ठीक होगा। जब सरकार का अनुमानित राजस्व यानी कि जो राजस्व होता है सरकार का वह ज़्यादा होता है सरकार के वैसे, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिशेष बजट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसे बजट बचत भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो दूसरा नाम है बचत, यानी कि बचत ही तो हो रही है इसमें, जब राजस्व अधिक हो रहा है और व्यय कम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो बचत बजट भी कहा जाता है इसे। तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्व घाटा, दूसरा है प्राथमिक घाटा, तीसरा है बचत घाटा, चौथा यहाँ पर दे रखा है पूंजी घाटा। तो क्या कहा जाता है? तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले जरूर याद करने हैं इसमें, फॉर्मूले का ही रोल है इस वाले चैप्टर में। एक तो कर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और एक फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक घाटा इसका सही होगा, क्योंकि आपको याद हो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही जो फॉर्मूला है उसे क्या है, एक लाइन में लिख दिया गया है कि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर, यानी कि राजकोषीय घाटा इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा, माइनस का साइन होगा और फिर ब्याज भुगतान होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू यहाँ पर होगा। तो ये इसलिए आपका प्राथमिक घाटा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर प्राथमिक घाटा हमारा 3500 है और ब्याज भुगतान हमारा 500 दे रखा है, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? फॉर्मूला वही है जैसे हमने ऊपर देखा, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा कितना हमारा 3500 बोल रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से इस साइड आ जाए इक्वल टू राजकोषीय घाटा, वो तो हमें निकालना है, तो इसको मैं क्या है एक्स लेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये एक्स हो गया आपका। तो एक्स माइनस में ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान आपका कितना दे रखा है? 500, तो यहाँ पर 500 लिख दिया। अब ये माइनस का साइन है, वहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा इक्वल टू के वहाँ पर जाकर। तो 3500 प्लस में 500 किया इक्वल टू आपका क्या रहेगा यहाँ पर? एक्स बाकी रह गया। तो एक्स यहाँ पर यानी कि राजकोषीय घाटा एक्स। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4000 यहाँ पर और इक्वल टू एक्स यानी कि राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कितना निकल के आया है? ये एक्स लेट किया था ना हमने, तो कितना निकल के आया? 4000 निकल के आया। तो यही वाला हमारा ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपसे निकालने के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो हो गए हमारे यहाँ पर कवर इस चैप्टर की। अगर कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूँगी, पर अभी के लिए प्री बोर्ड है तो इससे पहले आपके इतने ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी होंगे, सफिशेंट होंगे। आपको पता चल गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी क्लास। तो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के फ़ोन में आ सके। थैंक यू सो मच।